दोस्तों नमस्कार। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या कुकिंग के दौरान डार्क हो जाते हैं, उसमें ब्राउनिंग हो जाती है। तो इसमें बेकरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, या कोई जूसेस बेवरेजेस भी हो सकते हैं, या फिर इवन फ्रेश फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। सेब को अगर आप काटते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ब्राउन हो जाता है। आलू को अगर काटते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ब्राउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रेड्स, बिस्किट्स, केक्स बेकिंग के दौरान ब्राउन हो जाते हैं, चॉकलेट्स ब्राउन हो जाती हैं। तो ये सारा ब्राउनिंग होती क्यों है, किस किस प्रकार की ब्राउनिंग होती है, ब्राउनिंग की क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमेशा अनडिजायरेबल होती है कि डिजायरेबल भी होती है, इससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है और हमारे फ्लेवर्स अरोमा में भी कोई फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए आज पढ़ेंगे ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे ब्राउनिंग की, तो ब्राउनिंग में ब्राउनिंग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी हो सकती है, कैरामलाइजेशन भी हो सकती है, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी हो सकती है, या फिर दूसरे अस्कॉर्बिक एसिड वाले पाथवे या लिपिड डिग्रेडेशन पाथवे, लिपिड ऑक्सीडेशन पाथवेज भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पाथवे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये फॉर्मेशन करते हैं ब्राउन पिगमेंट्स का, जिससे कि हमारा कलर चेंज होता है। ये दोनों ही कंडीशंस में या तो कलर डिजायरेबल रूप में चेंज होगा या फिर अनडिजायरेबल भी इसके आउटकम्स हो सकते हैं। वी रियली डोंट वांट द कलर टू चेंज इन आवर प्रोडक्ट्स। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन सब के रीजन क्या होते हैं, ब्राउनिंग की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या उसके रूट कॉजेज होते हैं और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं, इस सब चीजों के लिए आज का वीडियो देखते हैं। ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक, कैरामलाइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन। तो शुरू करते हैं ब्राउनिंग की डेफिनेशन से कि ब्राउनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। सो ब्राउनिंग इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कौन कौन से फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स? द शुगर्स, द प्रोटीन्स, ascorbic acid, एक्सेट्रा, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट्स एंड दस चेंजिंग द फूड कलर। अल्टीमेटली फिर ब्राउन पिगमेंट्स बन जाते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में या एंजाइम की एब्सेंस में, और फिर ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं जिससे कि फूड का कलर चेंज होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ब्राउनिंग कहते हैं। थोड़ा सा इमेज की तरफ जाके देखते हैं। तो ब्राउनिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नाम से पता लग रहा है कि जिस ब्राउनिंग रिएक्शंस में एंजाइम का पार्टिसिपेशन होगा उसको हम लोग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलेंगे, जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की तरह क्लासिफाई करेंगे। ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेलार्ड रिएक्शंस में और कैरामलाइजेशंस में। मेलार्ड रिएक्शन वो होते हैं जहां पे जो शुगर्स और अमीनो एसिड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैरामलाइजेशन वो होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं और वहां पे शुगर और अमीनो एसिड्स नहीं होते, सॉरी अमीनो एसिड्स नहीं होते, सिर्फ शुगर ही होते हैं। द शुगर्स दे आर हीटेड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। इसके अलावा दो और ब्राउनिंग्स होती हैं जो कि सम लेसर नोन पाथवेज एंड सम लेसर importance is given to these two browning, that is the ascorbic acid browning and the lipid and the protein browning, lipid and protein browning। सो इस प्रकार से अगर हम लोग ब्राउनिंग को देखें ब्रॉडली दो क्लासेस, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, और फिर नॉन एंजाइमेटिक की दो क्लासेस, मेलार्ड और कैरामलाइजेशन, और दो लेसर important types of browning, that is the ascorbic acid browning and the lipid and protein browning। तो इस प्रकार से this is the fundamental classification of browning। देखते हैं ये सब कैसे कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग से। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जैसा नाम बता रहा है कि इट इज ए केमिकल प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसको एंजाइम्स कैटलाइज करेंगे, और एंजाइम्स कौन से होते हैं? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज या कैटिकॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज या कैटिकॉल ऑक्सीडेज, ये एंजाइम ऐसे रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलेनिन्स। फॉर्मेशन अल्टीमेटली क्या बन रहा है? मिलेनिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्राउनिंग रिएक्शन। एंड बेंजोक्विनॉन, बेंजोक्विनॉन भी बनता है फ्रॉम फिनॉल्स एंड रिजल्टिंग इन ब्राउन कलर। स्टार्ट कहां से होता है? फिनॉल से स्टार्ट होता है, मेलेनिन और बेंजोक्विनॉन में एंड करता है और ब्राउन कलर डेवलप करता है। इस प्रकार के ब्राउनिंग को हम लोग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। एप्पल एंड पोटैटो व्हेन कट दे टर्न ब्राउन, सो दैट इज व्हाई इट इज ब्राउन, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हीट नहीं कर सकते। अगर हम लोग हीट कर देंगे तो एंजाइम जो है वो किल हो जाएगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि यदि हम आलू को लेके और थोड़ा सा पीलिंग करके उसको काट देते हैं तो ब्राउन हो जाता है।
लेकिन जब हम आलू को बॉयल कर देते हैं उसके बाद काटते हैं तो ब्राउन नहीं होता है। तो इसका रीजन ये है कि उस जब हमने आलू को बॉयल किया, पोटैटो बॉयल किया, तो उस वक्त पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो था वो इनएक्टिवेट हो गया। उसमें जो इनहेरेंट एंजाइम्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द पोटैटो दे आर इनएक्टिवेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, सो दैट इज व्हाई दे डोंट टर्न ब्राउन व्हेन you just cut them after boiling, cut them after heating. So that is how it is there. Enzymatic browning, as the name says, it is desirable and undesirable. दो प्रकार की ब्राउनिंग, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों हो सकती है। डिजायरेबल मतलब जहां पे हम लोग चाहते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ एक हैं, टी फर्मेंटेशन जैसे होता है, आपने देखा होगा चाय, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो इट गिव्स ब्राउन कलर नॉर्मली, जो हमारी नॉर्मल ब्लैक टी होती है, सो दैट गिव्स द ब्राउन कलर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन, इनिशियली फर्मेंटेशन उसमें होती है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली कलर डेवलपमेंट होता है। उसमें भी एंजाइमेटिक प्रोसेस इनिशियल फर्मेंटेशन में यूज होता है। सो दैट इज why it is desirable in case of tea, whereas in case of the dried figs or raisins, इन सब चीजों में enzymatic browning है वो desirable होती है। On the contrary, if you see on the right hand side, undesirable browning, if you cut apple or banana or potato, so the browning will be undesirable there in case of these foods. Even seafoods और shrimps में भी undesirable होती है। तो कुल मिला के browning undesirable और desirable दोनों हो सकती है। और ये केमिकल रिएक्शन है जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज या कैटिकॉल ऑक्सीडेज catalyze करता है, and it leads to the formation of melanin. It starts from phenols and leads to formation of melanin and benzoquinone. तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का प्रोसेस चलता कैसे है। कि जब हम किसी सरफेस को काटते हैं फ्रूट या वेजिटेबल के, so it turns brown and two steps are there. One is the oxidation of phenols to orthoquinones. पहला क्या है कि फिनॉल से ऑर्थोक्विनोन बनेंगे और फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्थोक्विनोन्स, ऑर्थोक्विनोन्स का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा टू फॉर्म द ब्राउन पिगमेंट्स व्हिच आर मिलेनिन्स। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इस टाइप से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स टू ऑर्थोक्विनोन्स एंड देन सेकंड इज द पॉलीमराइजेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले फिनॉल से बनता है द मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे द हाइड्रोक्सिलेशन। फिर मोनोहाइड्रोक्सी से डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल बनता है और उसके बाद फिर उसका पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्विनोन्स बनते हैं। तो दो रिएक्शंस अभी हम लोग देखेंगे आगे कि किस टाइप से ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो टायरोसिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स। इसके अलावा कैफिक एसिड, द क्लोरोजेनिक एसिड, द प्रोटोकैटिक्यूलिक एसिड, सो इन सब चीजों को भी एज ए सबस्ट्रेट ये मेनली यूज हो जाता है। एंड फिनोलेजेस आर द एंजाइम्स, सो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो थोड़ा सा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली जो फिनॉल है, फिनॉल इज लाइक कन्वर्टेड इनटू मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए ये मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल। तो मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल पहले कन्वर्ट होगा द डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल में, डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेप इज देयर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोनोहाइड्रोक्सी जब तक था तो वो कलरलेस है। ये वाला जो है ये फिर भी कलरलेस है। यहाँ पे भी ये दिस इज ऑल्सो कलरलेस, दिस इज कलरलेस मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल, द डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल इज ऑल्सो कलरलेस। लेकिन जब ये ऑर्थोक्विनोन बन जाता है, ऑर्थोक्विनोन जब बनेगा यहाँ पे, सो दिस इज बेसिकली द ऑर्थोक्विनोन, so then it gives the browning pigments. The initial brown pigment formation starts when it converts into orthoquinone. So the first step is the phenols will be converted into the monohydroxyphenol and then the dihydroxyphenols, and then PPO will come into play, polyphenol oxidase, that will convert it into the orthoquinone. ऑर्थोक्विनोन में जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स ऐड होती हैं बाद में, फिर वो पॉलीमराइज होता है और पॉलीमराइज होने के बाद अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं जिसको हम लोग मेलेनिन बोलते हैं। तो इस टाइप से इसको अगर हम लोग रिएक्शन को समझेंगे, दिस इज द समरी ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली। द फर्स्ट स्टेप इज द मोनोफिनॉल, सेकंड स्टेप इज द डाइफिनॉल एंड थर्ड स्टेप इज द ऑर्थोक्विनोन। देन अमीनो एसिड्स दे कम इनटू प्ले एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्राउन पॉलीमर्स, एंड इन दिस केस इट इज दे आर कॉल्ड एज द मेलेनिन्स। तो अब स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन कैसे होगा, तो इसको देखते हैं। तो ये टायरोसिन है बेसिकली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। और टायरोसिन में अगर आप देखेंगे ये भी एक मोनोफिनॉल है, ये भी एक मोनोफिनॉल। तो फर्स्ट स्टेप में मोनोफिनॉल से क्या बना था, द डाइफिनॉल। हाँ, यहाँ पे ये क्या आ गया, डाइफिनॉल। तो दिस इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, सो दिस इज डोपा, दिस इज कॉल्ड एज डोपा। तो यहाँ पे ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल था और यहाँ पे जो है ये डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल बन गया। सो दिस इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सी 1 फिनाइल एलेनिन। सो ये एक स्ट्रक्चर इसका है, द टायरोसिन से बनेगा फिनाइल एलेनिन डोपा। और फिर डोपा से बनता है क्विनोन। हमने पीछे देखा था कि नेक्स्ट स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी के बाद क्या बनेगा,
क्विनोन. सो दैट इज हाउ इट इज. यहाँ पे कीटोन ग्रुप्स आगे दोनों, एंड दिस इज द डोपाक्विनोन. तो क्विनोन के बाद फिर ल्यूको कंपाउंड्स बनते हैं, डोपाक्रोम बनता है, और अल्टीमेटली सो इंडोल क्विनोन बनेगा, और लास्ट में बनेगा मिलेनिन. सो ये मिलेनिन जो है, दिस इज बेसिकली द ब्राउन पिगमेंट. बेसिकली यही है, ये जो ब्राउनिंग है, दिस happens because of the formation of melanin. So that is how it is there in case of the enzymatic browning. So it starts from monophenol, then to diphenol, then the quinone, and then it goes subsequently into different further reactions, and ultimately forms the melanins here. So this is specifically with respect to the tyrosine. इसी प्रकार से ये common reactions है बाकी अमीनो एसिड्स के साथ भी, या जो द कैटिकॉल्स आर देयर, सो उनके साथ जो ब्राउन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ यही प्रोसेस होता है. अल्टीमेटली मिलेनिन्स लास्ट में बनते हैं. पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इज द एंजाइम व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग. लेकिन कुल मिला के दो चीजें हमको समझ में आती हैं. एक ये कि भाई एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है तो एंजाइम का होना जरूरी है, और दूसरा ये फ्रेश ही प्रोड्यूस में हो सकता है. प्रोसेस्ड या जिसमें हीट एप्लीकेशन हो चुका है उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होती. तो अब देखते हैं कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. हाउ टू प्रिवेंट द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग. तो जैसा हमने देखा कि एंजाइम है, तो एंजाइम को प्रिवेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि या तो हम लोग उसको पीएच चेंज कर दें, या फिर उसकी हम लोग हीट डीनेचरेशन कर दें. तो इफ यू ऐड लेमन जूस, एडिशन ऑफ लेमन जूस और अदर एसिड्स, तो लेमन जूस खट्टा होता है, और इस रिएक्शन को होने के लिए जो 5 to 7 pH है उसकी जरूरत होती है. तो दिस फिनोलेज इज एक्टिव बिटवीन 5 to 7. आपने पढ़ा होगा कहीं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू पीएच, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू टेम्परेचर, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट. तो ये हम लोग जब एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है. तो ठीक उसी प्रकार से फिनॉल भी जो है वो पीएच 5 to 7 में ही एक्ट करता है. उससे कम ज्यादा अगर पीएच करेंगे तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. सो इट इज इनएक्टिवेटेड एट पीएच लोअर देन 3. 3 से कम अगर पीएच होगा तो ये काम नहीं करेगा. And because acid reduce the pH and remove the copper cofactor necessary for the enzyme to function. So अगर हम लोग लेमन जूस ऐड कर देते हैं किसी फूड में तो पीएच कम हो जाता है, और चांसेस हैं कि फिर उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम होगी या नहीं होगी, या इस पाथवे से नहीं होगी. सेकेंड इज दैट यू गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो आप ब्लांचिंग करें, चाहे स्टीम ब्लांचिंग करें, चाहे वाटर ब्लांचिंग करें, हॉट वाटर ब्लांचिंग, तो उसमें भी एंजाइम डीनेचर हो जाता है और इट बिकम्स इनइफेक्टिव. Third one is that go for low temperature, because the rate of deteriorative reactions is slow down at lower temperature. So that is how we can reduce or delay the browning. हम लोग डिले कर सकते हैं, स्टॉप तो नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन डिले कर सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. इफ वी इनकॉर्पोरेट द इनर्ट गैस इनटू द स्टोरेज एटमॉस्फेयर, एक किसी पैकेट में किसी चैम्बर में अगर रखा है, तो अगर इनर्ट गैस उसमें ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाएगी. तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, इसको रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. सो दैट इज हाउ इट्स देयर. इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, सो देन द रेट ऑफ दीस डिटोरेटिव रिएक्शंस दैट विल स्लो डाउन. और फिर लास्ट में आता है वी कैन यूज द सल्फाइड्स और द सिट्रेट्स, जो कि सल्फाइड्स बेसिकली ब्लीचिंग टाइप का इनका एक्शन रहता है, एंड सिट्रेट्स विल बी ब्रिंगिंग डाउन द पीएच. सो दैट इज हाउ वी कैन यूज केमिकल्स आल्सो. तो कुल मिला के जो तीनों चारों मेथड्स, चारों पांचों मेथड्स हैं, so you add lemon juice, reduce the pH, you go for denaturation by application of heat, you create low temperatures, you remove the oxygen and incorporate inert gas, and then use some chemical substances in order to prevent the enzymatic browning. तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बाद अब आ जाते हैं नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, और उसमें पहले पढ़ते हैं कि भाई कैरामलाइजेशन क्या होता है. दो प्रकार की नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग थी, एक मेलाइड रिएक्शन और एक कैरामलाइजेशन. तो पहले चर्चा करते हैं कैरामलाइजेशन की. कैरामलाइजेशन इज द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ शुगर विदाउट प्रोटीन्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन्स की एब्सेंस में, अमीनो एसिड की एब्सेंस में अगर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरामलाइजेशन, एंड इट अकर्स एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये होगा तभी ब्राउनिंग होगी. हाई टेम्परेचर नहीं हुआ तो कैरामलाइजेशन नहीं होता है. तो अगर हम लोग इसका ये भी कैरामलाइजेशन भी दो प्रकार के, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, दोनों रिजल्ट्स रहते हैं. लेकिन अगर ये डिजायरेबल हो सो इट कैन डेवलप द कैरामल फ्लेवर्स, नटी फ्लेवर्स, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स. इट विल बी इन ए पोजीशन टू डेवलप दिस कैरामलाइजेशन. इफ यू लुक एट द टेबल यू कैन फाइंड दैट फ्रक्टोज 110 डिग्री पे कैरामलाइज होते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज 160 डिग्री पे कैरामलाइज होंगे, सुक्रोज भी 160 पे कैरामलाइज होता है, और माल्टोज 180 पे कैरामलाइज होता है. कुल मिला के अगर इफ यू आर गोइंग टू हीट द प्रोडक्ट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, सो दीज इंडिविजुअल शुगर्स दे विल गेट कैरामलाइज्ड. सो प्रोसेस टेम्परेचर, सारा का सारा कैरामलाइजेशन का प्रोसेस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बेसिकली, एंड
स्पेसिफिक शुगर्स हैव देयर ओन पॉइंट, जैसा अभी हमने देखा कि कैरामलाइजेशन के स्पेसिफिक पॉइंट्स उनके होंगे, जिसके बाद ही वो कैरामलाइजेशन उसमें हो पाएगी अलग अलग शुगर्स के हिसाब से। कैरामलाइजेशन रिएक्शन को और स्पेसिफिकली देखें तो इट स्टार्ट्स विद सुक्रोज, एंड सुक्रोज कैन फॉर्म द ग्लूकोज और इट कैन फॉर्म द फ्रक्टोज। आपको पता ही है, जब इन्वर्जन होगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बना सकता है। अगर ग्लूकोज होगा तो पाथवे विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज सार इन टेस्ट, या फिर बनेगा माल्टोल। तो माल्टोल अगर बनता है सो दैट इज हैविंग द कैरामल टेस्ट, और फिर फुरान अगर बनेंगे तो देन इट विल गिव यू द नटी टेस्ट। तो कुल मिला के कैरामलाइजेशन के दौरान वी इंटेंड टू गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोल, और माल्टोल बनेगा तभी जब फ्रक्टोज से वो इट कन्वर्ट्स इनटू द माल्टोल फ्रॉम फ्रक्टोज। सो दैट इज हाउ दिस इज द pure heating of sucrose will be going through some pathways and then forming the brown pigments. So this is what is the caramelization. तो भाई अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर कैरामलाइजेशन हो रहा है तो हाउ टू प्रिवेंट कैरामलाइजेशन और हाउ टू मैनेज द कैरामलाइजेशन, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज तो है कंट्रोल द पीएच। पीएच कंट्रोल करो भाई, अगर पीएच कंट्रोल करेंगे सो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट एक्चुअली सजेशन विच इज मेड टू प्रिवेंट द कैरामलाइजेशन। दूसरा है कि द रेट ऑफ कैरामलाइजेशन इज लोएस्ट एट नियर न्यूट्रल एसिडिटी। तो जब नियर न्यूट्रल पीएच के आसपास रहेंगे आप लोग तो उस वक्त रेट ऑफ कैरामलाइजेशन विल बी वेरी वेरी लेस, एंड कैरामलाइजेशन इज एक्सेलरेटेड बोथ एट एसिडिक एंड द बेसिक पीएच। अगर एसिडिक पीएच में भी जाएंगे तो भी कैरामलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, और अगर बेसिक पीएच में भी जाएंगे तो भी कैरामलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए नियर न्यूट्रल जो है उसमें लोएस्ट रहता है कैरामलाइजेशन, सो वी शुड स्टे एट नियर न्यूट्रल पीएच। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स आर देयर, सो वी कैन हैव द ब्रेड्स, or we can have the biscuits, the bakery products. We can also have some snacks or some confectionery item. And in this pot you can easily see, इस pot में आप लोग देख सकते हैं कि भाई चाशनी की तरह वो पक रहा है, शुगर्स दे आर गेटिंग कैरामलाइज्ड। तो हाई टेम्परेचर पे हीट हो रहा है ऐसा दिख रहा है, एंड द शुगर्स चारिंग ऑफ द शुगर इज हैपनिंग, सो दे बेसिकली कैरामलाइजेशन इज हैपनिंग। So that is how you heat the sugar at a very high temperature, color will change, so the color of the sugar has changed to brown, and this is what is caramelization. अब जो तीसरे प्रकार का रिएक्शन है वो है हमारा द मेलार्ड रिएक्शंस। और मेलार्ड रिएक्शंस में अगर बात करेंगे तो मेलार्ड रिएक्शन में हम लोग 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेलार्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप होगा द शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स विल बी कंबाइनिंग। तो शुगर और अमीनो एसिड की प्रेजेंस में ही मेलार्ड रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होता है, द एल्डोज और कीटोज शुगर्स आर देयर, सो दे कंबाइंड विद द अमीनो प्रोटीन, और शुगर्स अमीनो प्रोटीन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो दे विल बी फॉर्मिंग द कीटोसामीन और द एल्डोसामीन। जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, कीटोसामीन और एल्डोसामीन। अगर एल्डिहाइड शुगर के साथ रिएक्ट किया है तो एल्डोसामीन, कीटो शुगर के साथ रिएक्ट किया है तो कीटोसामीन। सो दिस इज द ग्लाइकोसामीन्स, दीज आर बेसिकली फॉर्म, इसको हम लोग ग्लाइकोसामीन्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड इसका जो पार्ट है फर्स्ट स्टेज का, दैट इज द अमाडोरी रीअरेंजमेंट और हाइंस रीअरेंजमेंट। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कीटोसाइल अमीन थे या एल्डोसाइल अमीन जो थे, सो दे आर एक्चुअली रीअरेंज्ड एंड फॉर्म्ड 1 अमीनो 1 डिऑक्सी 2 कीटोज, 1 अमीनो 1 डिऑक्सी 2 कीटोज या 2 अमीनो 2 डिऑक्सी एल्डोज। सो 1 अमीनो 1 डिऑक्सी 2 कीटोज या फिर 2 अमीनो 2 डिऑक्सी एल्डोज, इस टाइप से रीअरेंजमेंट हुआ, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द अमाडोरी रीअरेंजमेंट। और फिर रीअरेंजमेंट के बाद चाहे डिऑक्सी कीटोज बने चाहे डिऑक्सी एल्डोजिस बने, वो रिएक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं अलग अलग पाथवेज के थ्रू। तो दिस इज द स्टेज 1 कि भाई स्टेज 1 में क्या हो रहा है। अब चलेंगे स्टेज 2 की तरफ कि सेकंड स्टेज में बेसिकली क्या होता है। सेकंड स्टेज में अगर आप ध्यान दें तो दिस इज द सेकंड स्टेज, येलो कलर वाली है। सेकंड स्टेज में फर्स्ट रिएक्शन आर कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन। यहाँ पे आप देखिए -3H2 है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, सो -3H2O इज देयर। सिमिलरली हियर -2H2O इज देयर, नेक्स्ट वाली रो में देखेंगे -2H2O इज देयर। और -3H2O के बाद क्या बन रहा है, फरफुरल और HMF बन रहा है एंड प्रोडक्ट। सो इन द सेकंड स्टेज the end product of this reaction will be the furfural or the hydroxymethyl furfural, end products will be furfuran and hydroxymethyl furfural। या फिर बनेंगे रिडक्टोन्स और डिहाइड्रो रिडक्टोन, ये बनेंगे, ये भी डिहाइड्रेशन से बनते। और थर्ड पाथवे है कि फिशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, अलग अलग टाइप के फिशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड those fission products will be formed and free radicals will also be formed। चौथा प्रोसेस है कि स्टैकर्ड डिग्रेडेशन होता है, और स्टैकर्ड डिग्रेडेशन इसको हम एल्डिहाइड फॉर्म्स होते हैं, एल्डोल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। सो स्टैकर्ड डिग्रेडेशन बेसिकली हो रहा है। तो दिस इज द फोर्थ पाथवे।
तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज के बाद 4 पाथवे हैं, 2 रिएक्शन डिहाइड्रेशन के, जहां पे कि हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरल बनेगा या रिडक्टोन्स बनेंगे, या फिर फिशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फोर्थ पाथवे जो है वो दैट इज थ्रू द स्ट्रेगर डिग्रेडेशन। अब अगर थर्ड स्टेज में हम लोग आते हैं, थर्ड स्टेज में आप गौर से देखिए कि थर्ड स्टेज में हो क्या रहा है। चाहे आप ऊपर किसी भी पाथवे से आए हो, यहाँ पे वी नीड टू ऐड द अमीनो नाइट्रोजन। So amino protein is being added here, NH2 protein, NH2 protein. So this protein will be added, and ultimately the polymerization will happen. So when the polymerization happens, then ultimately it leads to the formation of brown pigments, and these brown pigments they are called as the melanoidins. एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में उसको मेलेनिन्स बोलते हैं, यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में बोलेंगे मेलेनोइडिन्स। तो इस प्रकार से 3 स्टेजेस और ब्राउनिंग रिएक्शन आपका कंप्लीट। बहुत ज्यादा इसके डिटेल्ड में स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच कैन बी फॉर्म। उसके बाद हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स, ग्लाइसेशन प्रोडक्ट्स, तो वो भी रहते हैं। सो दोज आर आल्सो फॉर्म्ड, बट देन दे आर नॉट स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ब्राउनिंग रिएक्शंस को देखते हैं तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। अब समराइज कर लेते हैं कि क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में शुगर अमीन कंडेंसेशन हुआ, शुगर और अमीनो एसिड्स जो है उनका रिएक्शन हुआ, और फिर ग्लूकोसामीन बना, एल्डोसामीन बना, कीटोसामीन बना। उसी स्टेज के फर्स्ट स्टेज के सेकंड पार्ट में अमाडोरी रीअरेंजमेंट होता है, जहां पे जो एल्डोसामीन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 2 डिऑक्सी एल्डोजिस में, और जो कीटोसामीन्स हैं वो 1 अमीनो 1 डिऑक्सी कीटोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो रीअरेंजमेंट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अमाडोरी रीअरेंजमेंट। सेकंड स्टेज में अगर हम चलेंगे मेलार्ड रिएक्शन की, तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पाथवेज हैं। फर्स्ट पाथवे इज द शुगर डिग्रेडेशन, जहां पे एचएमएफ बन रहा है, फॉस्फोरल बन रहा है, या डिहाइड्रो रिडक्टोन्स बन रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज द शुगर फ्रेगमेंटेशन, जहां पे फिशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के फिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो दिस इज बेसिकली द शुगर फ्रेगमेंटेशन। और थर्ड है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, जहां पे आपका जो स्ट्रक्चर डिग्रेडेशन हो रहा है बेसिकली। सो वी आर गेटिंग द एल्डिहाइड्स आफ्टर दैट। सो दैट इज द सेकंड स्टेज। तो दूसरी स्टेज ये हुई जहां पे इंटरमीडिएट स्टेज है, येलो पिगमेंट्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेज में देखिए कोई पिगमेंट नहीं बन रहा है, कोई कलरिंग नहीं। सेकंड स्टेज में येलो कलर के पिगमेंट्स बनेंगे, और जब हम थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो हमको ब्राउन पिगमेंट्स मिलते हैं। तो थर्ड स्टेज के अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें, सो इट फॉर्म्स हाईली कलर्ड डार्क पिगमेंट्स। यहाँ पे हाईली कलर्ड डार्क पिगमेंट्स बन जाते हैं इन द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द एल्डोल कंडेंसेशन, और देन द सेकंड स्टेज इज द पॉलीमराइजेशन। तो पहला स्टेप है कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और सेकंड स्टेप इज द पॉलीमराइजेशन। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। And aldehydes and ketones undergo condensation to form the beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone, and ultimately aldehyde amine polymerization and formation of the heterocyclic nitrogenous compounds which are the melanoidins. तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या बना, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनोइडिन्स। तो इस प्रकार से मेलार्ड रिएक्शन भी 3 स्टेजेस में हम लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा चर्चा करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं अगर मेलार्ड रिएक्शन होता है, उससे फायदा क्या हो सकता है, हम लोग कहाँ कहाँ पे डिजायरेबल हो जाते हैं। तो बेकिंग में, फ्राइंग में, रोस्टिंग में इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक फ्लेवर तभी डेवलप होता है जब हम लोग उसको हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, एंड फ्लेवर अरोमा एंड कलर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मैन्युफैक्चर ऑफ मीट, कॉफी, टी, चॉकलेट्स, नट, पोटैटो चिप्स, क्रैकर्स, बियर एंड टोस्टिंग एंड बेकिंग ब्रेड। तो इस टाइप से इन सारे प्रोडक्ट्स में भी डिजायरेबल है, द ब्राउनिंग विल बी डिजायरेबल। Then similarly, antioxidant property of Maillard reaction products, honey and tomato purees. So in there also we can just go for the advantages, because here we want that it is having a good life. Antimicrobial activity, the coffee melanoidins. So coffee melanoidins, they normally have the antimicrobial properties. So these are the advantages because of development of these Maillard reaction end products, so or intermediate products. So melanoidins, coffee melanoidins, so antimicrobial activity is enhanced in such products. तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हुए। तो बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस की, कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। डिसएडवांटेजेस बेसिकली द न्यूट्रिशनल एंड द ऑर्गेनोलेप्टिक चेंजेस हैं इसके। तो न्यूट्रिशनल चेंजेस हो जाते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक चेंजेस हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल चेंजेस में जैसे लाइसिन का डैमेज हो गया, और ऑर्गेनोलेप्टिक में कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, फ्लेवर्स, अरोमा, वोलेटाइल्स बन गए। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। म्यूटाजेनिक एंड द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अब आप देखिए कि सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी है। फ्राइंग, ग्रिलिंग मीट, फिश में जनरेट लो पीपीबी ऑफ म्यूटाजेनिक कार्सिनोजेनिक हेटेरोसाइक्लिक अमीन्स वाया मेलार्ड रिएक्शन। तो मेलार्ड रिएक्शन के थ्रू कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं,
कार्सिनोजेन एक्राइलामाइड आपने सुना होगा। एक्राइलामाइड फॉर्मेशन जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे या फ्राइंग में हीट करते हैं या बेकिंग के दौरान, तो एक्राइलामाइड फॉर्मेशन होता है। मॉडरेट में जब 5 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी होता है, इसको हम लोग मॉडरेट लेवल्स बोलते हैं। और ये प्रोटीन रिच फूड में होता है मॉडरेट लेवल्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में आते हैं तो हम लोगों को बहुत हाई लेवल हो सकता है, एंड दैट इज अराउंड 150 to 4000 माइक्रोग्राम्स पर केजी। दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल। एंड हियर the examples are the potato products, beetroot, crisp breads. So these are the examples where the carcinogen acrylamide formation may take place. And according to the International Agency for Research on Cancer, इंटरनेशनल एजेंसी जो है कैंसर रिसर्च की, उन्होंने क्लासिफाई किया एक्राइलामाइड एज द प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन। तो उन्होंने कहा कि इट इज प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स। सो दिस हैज बीन डिटरमाइंड एंड क्लासिफाइड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। डिटोरेशन ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ऑब्वियसली जब हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो प्रोटीन का भी डिटोरेशन इसमें होगा। एंड लॉस ऑफ द न्यूट्रिशनल क्वालिटी attributed to the destruction of essential amino acid। essential amino acid का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी लूज करती है। then reduction of the protein digestibility and amino acid availability, so these are all the disadvantages। तो ऐसा नहीं है कि ब्राउन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। तो आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ascorbic एसिड ब्राउनिंग क्या होती है। हमने अभी तक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग पढ़ी, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग पढ़ी। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में हमने कैरामलाइजेशन पढ़ा, मेलाइड ब्राउनिंग पढ़ी। लेकिन इसके अलावा दो पाथवेज और हैं, ascorbic एसिड ब्राउनिंग और लिपिड पाथवे, तो ब्राउनिंग के लिए जो है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। ascorbic एसिड ब्राउनिंग बेसिकली अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ascorbic एसिड अंडर बोथ द एरोबिक एंड एनाएरोबिक कंडीशन। ascorbic एसिड का थर्मल डिग्रेडेशन, यानी जब हीट अप्लाई करेंगे तो थर्मल डिग्रेडेशन होगा, और एरोबिक और एनाएरोबिक कंडीशंस हो सकती है, और ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म दोनों ही हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव एज वेल एज द नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अमीनो कंपाउंड्स। अमीनो कंपाउंड्स यानी अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में या उसकी एब्सेंस में भी ये इस प्रकार की ब्राउनिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है कि एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकती है, ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म भी हो सकते हैं, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अमीनो एसिड्स में भी ये हो सकता है। तो बेसिकली ascorbic एसिड डिग्रेडेशन फॉलोड बाय नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, इसके जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं अल्टीमेटली वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में एंटर कर जाते हैं, और फिर वहां पे जैसे मैंने बताया था हाइड्रोक्सी और फरफरल बनता है। तो फरफरल जो है दैट इज द ascorbic एसिड डिग्रेडेशन बाय प्रोडक्ट, एंड देन इट एंटर्स इनटू द मेलाइड ब्राउनिंग प्रोसेस। थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज में एंटर कर जाता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द थर्ड स्टेज टू फॉर्म द मेलानोइड्स, और फिर ब्राउन पिगमेंट्स को फॉर्म करता है। So this is observed in citrus products, asparagus, broccoli, cauliflower, peas, potato, spinach, green beans, apricots, melons, और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी ये देखा जा सकता है। अंडर एरोबिक कंडीशन, जब एरोबिक कंडीशंस होती हैं तो ascorbic एसिड इज डिग्रेडेड टू अनस्टेबल डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले किसमें डिग्रेड होगा, वो अनस्टेबल डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड, और उसके बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है 2-3 कीटो ग्लूकोनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एनाएरोबिक कंडीशंस में अगर देखें तो ascorbic एसिड फॉर्म्स द फरफरल। ये वाला पाथवे जो मैं बताया था आपको कि अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में एंटर कर जाता है मेलाइड ब्राउनिंग के। सो फरफरल फॉर्म होगा, रिडक्टोन्स फॉर्म होंगे, और इन ये सारे के सारे एंटर कर जाते हैं द मेलाइड ब्राउनिंग, सॉरी द मेलाइड पाथवे में एंटर कर जाएंगे। सो दैट इज हाउ एरोबिक एनाएरोबिक कंडीशंस में इट फॉर्म्स द फरफरल एंड रिडक्टोन्स which allows it to enter into the मेलाइड ब्राउनिंग pathways। अगर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी तो इसको वो एनहांस करता है, ascorbic एसिड डिग्रेडेशन को एनहांस करता है। द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स और अदर अमीनो कंपाउंड्स विल एनहांस द ब्राउनिंग रिएक्शन को एनहांस करेंगे, क्योंकि वही लास्ट में जाके अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। आपने देखा था अमीनो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ रही थी थर्ड स्टेज में मेलाइड ब्राउनिंग के, दैट इज हाउ इट इज देयर। तो अगर उसको अमीनो एसिड्स वहां पे मिल जाती हैं तो ब्राउनिंग रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सो दैट इज हाउ द ascorbic एसिड ब्राउनिंग टेक्स प्लेस। तो अब लास्ट जो ब्राउनिंग है, सो दैट इज द लिपिड एंड प्रोटीन ब्राउनिंग। तो इसको हम लोग कम ही पढ़ते समझते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिपिड ऑक्सीडेशन अकर्स इन द ऑयल्स एंड लार्ड्स एंड अदर इन लो अमाउंट्स ऑफ लिपिड्स। तो जहां पे लो अमाउंट्स ऑफ लिपिड होंगे वहां पे भी लिपिड ऑक्सीडेशन हो सकती है, यहाँ जहां पे प्योर लिपिड्स हैं वहां पे भी लिपिड ऑक्सीडेशन हो सकती है। एंड द रिएक्शन कैन बी बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, दोनों स्थितियों में डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों हो सकता है। डिजायरेबल कहाँ होगा, जहां पे हमको चीज प्रोडक्शन करना होता है या फ्राइड फूड के अरोमास को प्रोड्यूस करना होता है, फ्राइंग के अरोमा बनते हैं, अरोमा वोलेटाइल, सो दैट इज डिजायरेबल। Undesirable is the odor and appearance and flavor are adversely affected. So in that case, it is undesirable, and toxic compound formation and loss of nutrition quality can also be observed. So this is how it is undesirable. So lipids can be oxidized to both enzymatic and non-enzymatic reactions. दोनों टाइप के रिएक्शन इसमें भी हो सकते हैं, enzymatic non-enzymatic. But the non-enzymatic one, the latter, but the non-enzymatic
reaction is the main reaction. It is the main consideration while we go for the lipid type of browning. थोड़ा और समराइज करते हैं कि होता क्या है। बेसिकली लिपिड्स है, तो लिपोलिटिक एंजाइम से क्या होगा, क्या बनेगा, सो दे विल बी रिलीजिंग द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लिपिड्स विल बी फॉर्मिंग द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA. So those polyunsaturated fatty acids in the presence of further enzymes, that is the lipoxygenase enzyme, तो बन जाएगा वो the hydroperoxides form, and if it is the cyclooxygenase enzyme, so endoperoxides will be formed. Those hydroperoxides and endoperoxides, they ultimately lead to the formation of the long chain fatty acid. Long chain fatty acid बनती है जिसमें कि अमीनो एसिड के साथ फिर दोबारा रिएक्ट करके it forms the complex brown, the oxopolymers इसमें हम लोग कहते हैं इसको, in case of the lipid protein browning reactions. तो भाई जरूरी नहीं है कि जहां पे सिर्फ मेलार्ड ब्राउनिंग हो रही है वहां ascorbic acid डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है या कोई दूसरा पाथवे नहीं हो सकता है। कभी कभी साइमल्टेनियसली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका मेलार्ड रिएक्शन से भी ब्राउनिंग होती है या दूसरे पाथवे से भी होती है, ascorbic acid डिग्रेडेशन भी होती है, लिपिड्स अगर है तो थोड़े बहुत लिपिड का भी प्रोसेस इसमें काम कर सकता है। सो दैट इज हाउ इट्स देयर। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट कुकिंग के दौरान या स्टोरेज के दौरान ब्राउन हो जाते हैं। सो द ब्राउनिंग पाथवेज देयर में भी मल्टीपल पाथवे जिसके थ्रू ब्राउनिंग हो सकती है। तो दोस्तों हमने देखा कि ब्राउनिंग अलग अलग पाथवे से हो सकती है, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, कैरामेलाइजेशन, द मेलार्ड रिएक्शंस, और इसके अलावा द ascorbic acid degradation, the lipid oxidation also. So that path, those pathways, they are also open for the browning reactions to take place. Browning reactions हर जगह पे, जैसे हमने देखा एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, कैरामेलाइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन, सब स्टेजेस में डिजायरेबल अनडिजायरेबल हो दोनों हो सकते हैं। तो हमको देखना होगा कि कहाँ पे ब्राउनिंग डिजायरेबल है और कहाँ पे अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल ब्राउनिंग से के को प्रिवेंट करने के लिए, उसके बचने के लिए लो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर अगर एंजाइमेटिक है तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम आप कर दीजिए, पीएच को कम कर दीजिए, या फिर अराउंड न्यूट्रलिटी बना के रखिए डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ब्राउनिंग यू आर गोइंग टू एड्रेस। सो मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा ब्राउनिंग के बारे में कि एग्जैक्टली ब्राउनिंग होती क्या है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ब्राउनिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है, या तो एंड प्रोडक्ट के बारे में बनता है कि इसमें मेलेनिन है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के केस में मेलेनोइडिन है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या फिर कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं कि भाई ब्राउनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, क्विनोन कहाँ से बनता है, क्विनोन किस चीज से बनता है, उसका प्रीकर्सर क्या है, ब्राउनिंग के प्रीकर्सर्स क्या है। तो इस टाइप से कभी कभी पूछ लेते हैं अमाडोरी रीअरेंजमेंट क्या होता है, स्टैकर डिग्रेडेशन क्या है, इस टाइप से थोड़ा कोई एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सो मैं समझता हूँ ऑन एंड ऑन कुछ डेफिनेटली कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और